सो हमने प्रीवियस क्लास में काउंटर स्टार्ट करा था। काउंटर में हमने काउंटर अप, फिर काउंटर डाउन और काउंटर अप डाउन हमने डिस्कस करे थे कि इनको किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो कल जो मैंने आपको सिमुलेशन एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें दिखाई थी, वो मैंने आपको कौन सा एनवायरनमेंट यूज़ करा था, सिमेटिक मैनेजर। ठीक है, आज मैं आपको यही 3 काउंटर्स किट के साथ इंटरफेस करके भी दिखाऊंगा कि इन काउंटर्स को हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको कल 3 टास्क बताए थे। तो फर्स्ट टास्क हमारे पास क्या था, तभी हम सबसे पहले हम फर्स्ट टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। हमें एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना था, अगर हमारे पास काउंटर की वैल्यू लेस देन 10 है, देन हमें एक लाइट को ऑन करना है। ओके, सो दैट्स मीन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास एक इनपुट सिग्नल होगा। ठीक है, उस इनपुट सिग्नल को एक काउंटर क्या करेगा, काउंट करेगा। ठीक है, और काउंट करने के बाद हमें क्या करना है, उस वैल्यू को जो हमारा काउंटर वैल्यू स्टोर कर रहा है या जितनी टाइम वो काउंट कर रहा है, उस वैल्यू को हमें कंपेयर करके, ठीक है, कंपैरिजन करना है। अब वो कंपैरिजन किसी भी तरह का हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, किसी भी तरह का कंपैरिजन वो हो सकता है। एंड उस कंपैरिजन के रिजल्ट जो आएगा वो हमारे पास एक आउटपुट में आएगा। ठीक है, उस रिजल्ट पे हमारी आउटपुट डिपेंड करेगी कि हमें कब लाइट को ऑन करना है, कब लाइट को ऑफ करना है। तीनों केसेस में हमारे पास यही फॉर्मेट रहेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो हमारे पास 3 केसेस थे। सो फर्स्ट केस हमारे पास क्या था कि इनपुट से पहले हम काउंट करेंगे, काउंट के बाद हम कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन के बाद आउटपुट को ट्रिगर करेंगे, उसको ऑन करना है या ऑफ करना है, वो हमारे पास उसी आउटपुट से हम डिसाइड करेंगे। आई थिंक कोई ज्वाइन करना चाह रहा है और वो कह रहा है ज्वाइन नहीं हो पा रहा। जूम ऐप नहीं, गूगल मीट, तो आप सेट करो इस जिसका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, आई थिंक उनके मोबाइल को अपडेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड देन देखो इनपुट हमारे पास हो गया। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इनपुट ले लेंगे। इनपुट हम यूज़ कर रहे हैं i0.0। ठीक है, और मैं i0 पॉइंट यूज़ करूँगा 0.4। 0.4 से हम क्या करेंगे, काउंटर को रीसेट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ये वाला जो एनवायरनमेंट है, इसमें हमारे पास वो ब्लॉक्स कहाँ पर मुझे मिलेंगे। ठीक है, तो सिमुलेशन को मैंने स्टॉप कर दिया। हम ऑफलाइन मशीन को लेके आ गए। अब यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बिट लॉजिक्स है। ठीक है, बिट लॉजिक में उसी तरह से NO, NC, नॉट, कॉइल, उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट और भी हमारे पास चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखो जो आपके पास सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी मिल सकते हैं, हो सकता है आपको कोई एडवांस ऑप्शन उसमें मिल जाए। बट अभी हमने जो चीज़ें डिस्कस करी हैं ओल्ड सॉफ्टवेयर में, उसी चीज़ को हम अभी टारगेट करेंगे। अब हम काउंटर के ऑपरेशन में अगर आए हमारे पास, तो हमारे पास काउंटर 3 टाइप के काउंटर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, CTU, CTD और CTUD। ठीक है, कल से नाम थोड़े से डिफरेंट है, बट इसका मतलब अगर आप इसके सामने देखो तो काउंटर अप, काउंटर डाउन और काउंटर अप डाउन। अब हमने डिसाइड करना है कि हम यहाँ से कौन सा काउंटर यूज करेंगे। तो मैंने कहा था कि जब तक हमारी काउंटिंग 10 तक नहीं पहुंच जाती, तो दैट्स मीन 0 से हम स्टार्ट करेंगे और 10 तक। ठीक है, 0 से अगर 10 तक जाना है तो हम कौन सा काउंटर यूज करेंगे, हम करेंगे अप काउंटर यूज। ठीक है, तो हम यहाँ से अप काउंटर एक प्लेस कर लेंगे। मैं इसी नेटवर्क में यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ काउंटर अप। ठीक है, देन ओके, काउंटर अप को हम यहाँ पर, अब देखो काउंटर अप के लिए एक हमारे पास क्या है, CU, R से क्या होगा रीसेट, PV क्या मतलब था प्रीसेट वैल्यू, और CV मतलब हमारी वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी। जैसे मैंने उसे पहले करा था ना, उसी तरह से हम यहाँ पर भी वही सेम चीज करेंगे, कोई डिफरेंट चीज हमारे पास नहीं है। ठीक है, सो अब यहाँ से देख लो इस सॉफ्टवेयर में क्या है कि थोड़ा सा जो इंटरफेसिंग है कॉम्प्लेक्स रहती है और थोड़ा सा एडवांस सॉफ्टवेयर है ये सिमेटिक मैनेजर से अगर हम कंपैरिजन करें। तो देखो काउंटर अप, यहाँ से काउंटर अप तो हो जाएगा, मुझे प्रीसेट वैल्यू भी सेट करनी पड़ेगी। ये कह रहा है, तो मैं इस पे यहाँ पे कर्सर लेके गया तो ये कह रहा है कि इनपुट यहाँ पर इंट भी हो सकती है, वर्ड भी हो सकती है और इम्प्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन पॉसिबल।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंट वैल्यू अभी 0 लेके चलता हूँ, मैं इनिशियल वैल्यू प्रीसेट वैल्यू 0 लेनी, ठीक है। एंड CV में काउंटर वैल्यू मैं कहाँ पर स्टोर करूंगा, MW0 के अंदर। ओके, मैंने MW0 में स्टोर कर ली और मैं रीसेट करना चाहता हूँ I0.4 के साथ, ठीक है। सो मैंने काउंटर पूरा डिजाइन कर लिया। अब मैं चेक करता हूँ, अभी सिर्फ मैं काउंटर को टेस्ट करूंगा कि मेरा काउंटर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गो ऑनलाइन, ठीक है, देन हम यहां से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अब हम ऑनलाइन आ चुके हैं। सो अब अगर मैं देखना चाहता हूं कि हमारा काउंटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम किस तरह से देखेंगे। मैं यहाँ से यहाँ पर अगर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप MW0 को ध्यान से देखना, अभी 0 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किट पे जाके आपको मैं किट पे ऑपरेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। I0.0 है, मैंने एक बार इनपुट दी, दूसरी बार एंड तीसरी बार मैंने 3 टाइम इनपुट वहां से ट्रिगर करी, ठीक है। वापिस सॉफ्टवेयर पे आते हैं तो यहाँ पर देखो MW0 में हमारे पास 3 काउंट आ गया। अब मैं वहां से 2 बार फिर से स्विच को प्रेस करता हूँ, मतलब स्विच को मैं ऑन करूंगा। मैंने फर्स्ट टाइम करा एंड सेकेंड टाइम करा, तो जितनी बार भी मैं इनपुट को ट्रिगर कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू इंक्रीज हो रही है, काउंटर अब काम कर रहा है, ठीक है। सो अभी हमारा काउंटर काम कर रहा है, ठीक। अब मुझे नेक्स्ट लॉजिक यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट लॉजिक में हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास काउंटर की जो वैल्यू है उसको मुझे कंपैरिजन में इनपुट करना है और कंपैरिजन करना है विद रिस्पेक्ट टू जो भी मेरे पास कंडीशन दी हुई है। तो मेरे पास कंडीशन है 10 के विद रिस्पेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि यहाँ पर इनपुट 1 और इनपुट 2 के बीच में कंपैरिजन होता है हमेशा, इनपुट 1 एंड इनपुट 2 के बीच में कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो मैं इनपुट 2 में मैं अपने कोड में क्या करूंगा, 10 राइट कर दूंगा, और इनपुट 1 में हम क्या करेंगे, जो काउंटर से आउटपुट हमने MW0 में स्टोर करी थी वही आउटपुट हम यहाँ पर असाइन कर देंगे MW0 की, ठीक है। अब दोनों के बीच कंपैरिजन होगा, तो मुझे लाइट कब तक ऑन करनी थी, जब तक वैल्यूज की 10 नहीं हो जाती। तो मुझे अपने कंपैरेटर को ऑन रखना है जब तक वैल्यू मेरी कितने से कम है, 10 से कम है। तो क्या मैं यहाँ पर लेस देन का साइन यूज कर सकता हूँ, देखो 0 लेस देन 10 वैल्यू ट्रू है, कंपैरेटर ऑन रहेगा। 1 इज लेस देन 10 वैल्यू ऑन रहेगी कंपैरेटर की, ठीक है, आउटपुट ऑन रहेगी हमेशा। अब अगर मैं इसी चीज को लास्ट तक लेके जाऊं, 9 इज लेस देन 10 ओके है, जैसे ही 10 की वैल्यू आएगी ये जो कंपैरिजन है वो रॉन्ग हो जाएगा और हमारी जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, ठीक है। बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम थी। हम क्या करेंगे, यहां से इस आउटपुट को अभी के लिए डिलीट करते हैं, ठीक है। देन मैं नेक्स्ट नेटवर्क में अभी कंपैरेटर यूज कर रहा हूं, तो मुझे कंपैरेटर ब्लॉक में जाके मुझे यहां से कंपैरिजन कौन सा लेना है, लेस देन, ठीक है। मैं एक कंपैरेटर में गया और मैं यहाँ पर इनपुट 1 और इनपुट 2 यहाँ पर इस तरह से असाइन करूंगा, तो यहाँ पर मैं MW0 को असाइन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यू 10 यूज कर लेता हूँ। और यहाँ से हम एक आउटपुट को ट्रिगर करेंगे, इनपुट सॉरी आउटपुट को Q0.0, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि मैंने पूरा कोड यहाँ पर बना दिया हुआ है, ठीक है। तो यही हमारा बेसिकली पूरा कोड था। काउंटर के बाद हम उसको कंपैरेटर में लेके गए, कंपैरेटर के बाद हम उसको आउटपुट में असाइन कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि अब हमारा क्या फंक्शन काम कर रहा है। प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे जैसे हम प्रीवियस एनवायरनमेंट में करते थे। किसी तरह से ये एंड देन ठीक है। अभी देखो काउंटर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, काउंटर की वैल्यू मेरे पास 5 थी तो मैंने I0.4 से यहाँ से उसको रीसेट बताया हुआ है,
0 1 2 3 4 आई 0.4। आप देख सकते हो मैंने रीसेट कहाँ पे यूज करा था, आई 0.4 के पास। तो मैं आई 0.4 को यहाँ से जब क्लिक करूंगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वो रीसेट कर देगा। तो मैं रीसेट आपको हार्डवेयर से करके दिखाता हूँ, ठीक है। 0 1 2 3 4 ये आई 0.4। तो जैसे ही मैं आई 0.4 को प्रेस करूंगा मेरे पास जो काउंटर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो 0.4 को मैंने ऑन करा एंड देन ऑफ कर दिया, ऑन करके ऑफ करा। अब हम चेक करते हैं, तो अब देखो हमारे पास जो काउंटर की वैल्यू थी वो 0 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अपने कोड को टेस्ट करेंगे, ठीक। अब मैं डायरेक्ट आपको हार्डवेयर की सारी चीज दिखाऊंगा, ठीक है। हमने एक कंडीशन बताई थी कि जब तक मैं 10 बार इस बटन को प्रेस करूंगा तब तक लाइट ऑन रहनी चाहिए। देखो अभी आउटपुट ऑन है, ठीक है। मैंने एक बार प्रेस करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीडियो पॉज तो नहीं होगी, 9, ठीक है। एंड जैसे मैं 10th टाइम करूंगा लाइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमेशा के लिए लाइट बंद हो जाएगी। कब तक मुझे वेट करना पड़ेगा, मुझे वापस, जब तक मैं इसको रीसेट नहीं कर देता, ठीक है। रीसेट कर दिया, अब वो फिर से लाइट ऑन होगी, फिर से यहाँ से 10 इनपुट्स के लिए वो डिमांड करेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार टेस्ट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 के बाद लाइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो काउंटर है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो कंपेरेटर था उस वो ब्लॉक हमारे पास यहाँ से ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुका है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर 10 पहुंच गई है। तो हमने पहला टास्क कर लिया। पहले टास्क में किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कर ली। अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इस टास्क को 10 टाइम करने के बजाय अब जो सेकंड टास्क लेंगे उसमें मैं वैल्यू यहाँ पर 5 लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। मुझे 10 टाइम से प्रेस नहीं करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे वैल्यू 5 ले लूँ। अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तब मेरी कोई लाइट ऑन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कोड में मुझे काउंटर भी चाहिए, काउंटर अप ही चाहिए, जस्ट मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, कंपैरेटर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कंपैरेटर को चेंज करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट भी चेंज कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं एक न्यू कंपैरेटर वहाँ से इनपुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको करूँगा ग्रेटर देन, मैंने इसको ग्रेटर देन कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन होगी 10 के बाद तभी वो आउटपुट ऑन होगी, बट मैंने वैल्यू 5 करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या करा, वैल्यू को रिप्लेस करके 5 कर दिया, ठीक है। प्रोग्राम को फिर से डाउनलोड करूंगा, लोड करेंगे। देखो अभी देखो काउंटर हमारे पास 10 वैल्यू दिखा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे पास काउंटर को रीसेट करना पड़ेगा। काउंटर को रीसेट करने के लिए आई 0.4 से हम रीसेट करेंगे। तो मैंने इसको रीसेट कर दिया हुआ है, ठीक है। 0 वैल्यू आ गई है। अब मैं आपको हार्डवेयर पे लेके चलता हूँ, ठीक है। हार्डवेयर में हम देखेंगे किस तरह से, यहाँ से मैं 5 टाइम इनपुट दूंगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या है कि 5 से वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो 6 वैल्यू पे ऑन हुआ, ठीक है। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, 4 हमारे पास क्या है, हम लॉजिक क्या यूज कर रहे हैं, हम लॉजिक यूज कर रहे हैं सी इज ग्रेटर देन 5। तो 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5, 5 इक्वल टू हो सकता है बट ग्रेटर देन नहीं है। तब भी वो क्या हुआ, 5 टाइम प्रेस करने पे भी नहीं चला। जैसे मैंने 6 टाइम प्रेस करा वैल्यू, तभी मेरे पास आउटपुट ऑन हो गई, ठीक है। इसी तरह से मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इसको ऑफ कर दिया, 1 2 3 4 एंड 5, देखो ऑफ है। एक बार फिर से ऑन करूंगा तब लाइट ऑन हो जाएगी। अभी हमेशा के लिए ऑन रहेगी, मैं जितनी बार चाहिए यहाँ पे इनपुट करूँ, ठीक है। हमेशा के लिए ऑन रहेगी। रीसेट कर देते हैं काउंटर को, रीसेट कर दिया। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट ऑपरेशंस हमने करके चेक कर लिए। अब बात आती है जो तीसरा ऑपरेशन था हमारे पास, वो थोड़ा सा बिट कॉम्प्लेक्स है। उसमें क्या है कि हमें कुछ बिटवीन द रेंज हमें इस वैल्यू को ऑन करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अगर किसी ने सॉल्व करी है तो मैं उसका यहाँ पर सर्किट इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। यस एनी स्टूडेंट।
देखो अगर चीज समझ नहीं आ रही तो मेरे से पूछ सकते हो, कहीं पे डिफिकल्टी लगे तो डिफिकल्टी मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा कि किस तरह से ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि जब आप पीएलसी पे काम करोगे तो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के साथ में इंटरफेस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके देन हमारे पास कंडीशन क्या है कि मुझे एक लाइट को तब ऑन करना है अगर मानो मेरे पास वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, मानो मेरे पास ये रेंज है, मैंने आपको कंडीशन क्या दी थी, हमारी जो लाइट है वो कब ऑन होनी चाहिए, जब हमारी वैल्यू 10 टू 15 के बीच में है, तभी सिर्फ लाइट ऑन होनी चाहिए। 10 हमारे पास कहां पर है, हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, 10 हमारे पास यहाँ पर है और 15 यहाँ पर। तो असल में मुझे आउटपुट किस तरह से जनरेट करनी है, अगर मैं किसी आउटपुट को कंसीडर करके चलूँ Q0.0 को, तो मुझे अब मैं क्या करूंगा, इस तरह से अगर मैं कोई वेव बना रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर लाइट ऑफ है, जब ये वेव ऊपर गई है तो उसका मतलब लाइट ऑन है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं इसके लिए सिग्नल बना रहा हूँ, 0 0 0 ऑफ है लाइट, जैसे ही वहां पे 10 पे पहुंचेगा, 10 पे मेरे को लाइट को ऑन करना है, और कब तक ऑन रखना है, 15 तक, और वापस ऑफ करना है। ठीक है, ये टास्क हमारा है कि हमें सिर्फ इतने टाइम पीरियड के लिए या इस वैल्यूज के लिए हमें इस लाइट को ऑन करना है Q0.0। सो इस टास्क को हम किस तरह से कर सकते हैं, देखो जब आपने एंड और ऑपरेशन करे थे उसमें से कोई एक लॉजिक यूज होगा, या तो एंड यूज होगा या तो और यूज होगा। अभी अगर आपको मैं कहूं, क्या आप एक ऐसा सर्किट बना सकते हो या कोई ऐसा लॉजिक बना सकते हो कि आपकी जो लाइट है वो सिर्फ 10 के बाद ऑन हो, तो मैं क्या करूंगा, व्हेन काउंटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है, तब एक लाइट ऑन हो जाए। ये क्या करेगा, ये पहले लाइट को बंद रखेगा और पूरे टाइम पीरियड के लिए हमेशा ऑन कर देगा, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग। ये हमने करके देख लिया, ठीक है। एंड क्या आप ऐसा ऐसा सर्किट बना सकते हो कि आपकी जो लाइट है वो सिर्फ तब ऑन रहे जब उसकी वैल्यू 15 से कम है, ये वाली कंडीशन। यस, हम ऐसा भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक लाइट को तब ऑन रखेंगे जब उसकी वैल्यू C इज लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, अब दोनों केसेस को ध्यान से देखेंगे। यहां पर लाइट ऑन है इस लॉजिक के अकॉर्डिंग, और इस लॉजिक के अकॉर्डिंग लाइट हमारी 0 से लेके यहां तक ऑन है। अब अगर आप इन दोनों चीजों में कंपैरिजन करोगे, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करोगे और यहां पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, तब क्या हो रहा है, हमें कॉमन वहां पर प्लेटफॉर्म मिल रहा है या कॉमन हमारे पास वैल्यूज मिल रही हैं। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसको मैं मान लेता हूं A, इसको मान लेते हैं B। ऐसा कौन सा गेट है, मुझे यहाँ पे गेट की वैल्यू पुट करनी है कि जब दोनों, अब इसका मतलब 0 था, इसका मैं मतलब 1 था, जब दोनों की वैल्यू 1 1 हो तब मेरे पास आउटपुट 1 आए। अदरवाइज कोई भी केस हो, अगर ये 0 है, ये 1 है तब भी 0 आना चाहिए, ये 1 है ये 0 है तब भी 0 आना चाहिए, अगर 0 0 है तब भी 0 आना चाहिए। ये कौन सा गेट है, कोई भी स्टूडेंट? ठीक है, एंड गेट। तो हम क्या करेंगे, इस लॉजिक को और इस लॉजिक को एंड कर देंगे, अगर एंड कर दिया तो मतलब काम हमारा बन गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। एंड कैसे करेंगे, ठीक है, मैं बता देता हूँ। एंड करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे लेके चलता हूँ। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। काउंटर हमारे पास आ रहा है, काउंटर की वैल्यू स्टोर हो रही है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, अब सिर्फ मेमोरी और काउंटर, मेमोरी और कंपैरिजन के बीच में काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा कंपैरेटर बनाना है जो क्या करेगा, C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से एक उठा लेंगे हम, ग्रेटर देन इक्वल टू मुझे यहाँ पर प्लेस करना है। तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करा, यहाँ मेरे पास आ गया। तो मैं यहाँ पर मेमोरी कौन सी यूज करूंगा, जो काउंटर के साथ में मेरे पास मेमोरी आती थी, तो MW0 यूज कर लिया। और कब ऑन करना है, M इज ग्रेटर देन इक्वल टू
10, तो यहाँ पे मैं वैल्यू यूज कर लूंगा 10 कि जब वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा हो तब ये कंपैरेटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, और एंड ऑपरेशन करने के लिए हम जब करते थे एंड ऑपरेशन कैसे करते थे, दोनों चीजों को ए और बी को सीरीज में लगाते थे, ए और बी को। अब इसकी जगह कंपैरेटर लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बड़ा सिंपल है। ठीक है, सेकंड कंपैरेटर हमारा लॉजिक के अकॉर्डिंग कौन सा था, सी इज लेस देन इक्वल टू 15, सो हम यहाँ से लेस देन इक्वल टू उठाएंगे, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, मैं उसको यहाँ पर प्लेस करना चाहता हूँ, लेस और इक्वल यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट MW0 यूज करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर हम वैल्यू कितनी यूज करेंगे अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग, 15। ठीक है, अब देखो हमारा लॉजिक बनके तैयार हो गया। अब हम ट्राई करते हैं कि हमने जो लॉजिक अभी पेन और पेपर लेके डिजाइन करा हुआ है, क्या वो लॉजिक हमारा पीएलसी उठाता है, पीएलसी उस पर काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अभी देखो अगर आप इनिशियली देखोगे तो यहाँ पे अभी ये वाला कंपैरेटर ऑन है और ये वाला कंपैरेटर ऑफ है। ये ऑन क्यों है, क्योंकि मैंने इसमें लिखा हुआ है ये कौन सा कंपैरेटर लेस देन इक्वल टू, किस आपका जो मेमोरी है, ये जो आपका जो काउंटर है, अगर वो लेस देन इक्वल टू 15 है तो ये ऑन होगा। बट ये ऑन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसको ऑन करने के लिए ये दोनों कंपैरेटर ऑन करने पड़ेंगे, और ये कब ऑन होगा, जब इसकी वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 10 से ज्यादा है, ये भी ऑन हो जाएगा। ये 15 से वैल्यू कम ढूंढ रहा है तो इसको भी चीज मिल जाएगी। हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको यहीं पे इंटरफेस करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे वैल्यू पे ध्यान देना, जो ये वैल्यू मैं स्विच को प्रेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको काउंटिंग बता दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो जैसे 10 वैल्यू हुई वहां पे आउटपुट ऑन हो गई। 11 12 13 14 15 तक वैल्यू ऑन है। जैसे भी 16 वैल्यू आएगी नेक्स्ट कंपैरेटर हमारा ऑफ हो गया, क्योंकि हमने उसमें लिखा था कि काउंटर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 15 होनी चाहिए। अब चाहे आपकी जो मर्जी वैल्यू आ जाए, आपका आउटपुट ऑन नहीं होगी। तो हमने ये चीज सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर ली। अब आपको मैं यहां पर करके दिखाता हूं। ठीक है, काउंटर को रीसेट करने के लिए 0.4 से मैंने उसको रीसेट कर दिया। एक बार आपको मैं वहां पे दिखा देता हूं कि काउंटर रीसेट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो काउंटर रीसेट हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लाइट ऑन होगी। अब 11 12 13 14 15 एंड 16 लाइट ऑफ हो गई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया। तो अब बताओ कि किसी को कोई डाउट कि किस तरह से इंप्लीमेंट करना था, या किसी को कोई चीज समझ ना आई हो। सर अगर इसे रीसेट कर देंगे ये दोबारा फिर से चल पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, रीसेट का मतलब कि काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो मैंने काउंटर को वैल्यू 16 आ रही है, जैसे ही मैं इसको 0.4 करूंगा तो वापस 0 से स्टार्ट होगा। ये देखो 0 हो गया, वापस वो इनिशियल कंडीशन में पहुंच गया। तो रीसेट बहुत जरूरी होता है। बाद में हम क्या कर सकते हैं, बाद में हम रीसेट किसी आउटपुट को लेके भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप रीसेट इसी तरह से यूज करोगे, वो भी मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। ठीक है, अच्छा अगर मैं मानो इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, टिल्ट का हेलो मतलब क्या है? यस यस प्लीज। सर, मैं ये पूछ रहा था सर, जो आप बोल रहे हो कि भी आउटपुट को यूज करके करेंगे, फिर उस आउटपुट के आने के बाद ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा सर? हाँ, वो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। थैंक यू सर। वो भी मैं करके दिखाऊंगा एक बार। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, यहीं पे उस चीज को एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ये चीज समझ आ गई। मैं यहाँ से काउंटर को डिलीट कर रहा हूँ, मैं यहीं से करके दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस वाले को भी डिलीट कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा काउंटर वैल्यू 10, अगर मेरे काउंटर ने अगर वैल्यू 10 कर दी तो वो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाए। मैं ये चाह रहा हूँ। ठीक है, ये कंडीशन लेके चलते हैं। तो मुझे एक लाइट को ऑन करना है जब तक वो लेस देन 10 है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10 है, तो मैं यहाँ से यूज करूंगा लेस देन इक्वल टू। डबल क्लिक करा, मेरे पास लेस देन इक्वल टू आ गया, इसको मेरे को यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा MW0। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा 10। अब मैं जहां पर
रीसेट कर रहा था काउंटर को, मैं वहां पर अब I0.4 ना यूज करके Q0.0 यूज करके देखता हूं। ठीक है, यहां से प्रॉब्लम आ सकती है, पर उस प्रॉब्लम को हम शॉर्ट करेंगे, किस तरह से करेंगे देखते हैं एक बार। देखो काउंटर की वैल्यू 0 है और यहां पर हमारे पास लाइट ऑन है। कब तक ऑन रहेगी लाइट? जब तक वैल्यू उसकी लेस देन 10 रहेगी। मैं यहां से काउंट करना स्टार्ट करता हूं 1। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं काउंटर को अप तो कर रहा हूं बट काउंटर मेरा क्या हो रहा है, ऑफ नहीं हो रहा है। तो सॉरी, काउंटर वैल्यू को प्लस नहीं कर रहा है। क्यों प्लस नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने क्या करा, यहाँ से जो आउटपुट थी उसको डायरेक्ट यहाँ पर लगा दिया हुआ है। ये आउटपुट हमेशा ऑन है, तो ये क्या कर रहा है, काउंटर को रिसेट स्टेट में कॉन्स्टेंटली उसको होल्ड करके रखा हुआ है। ओके, तो अगर मैं यहां पर Q0.0 को अगर NC की तरह यूज करूं, असल में मैं इसको किस तरह से यूज करूंगा, मुझे एक नया नेटवर्क चाहिए, इंसर्ट नेटवर्क। ठीक है, मैं यहां पर इस आउटपुट को एज ए इनपुट ले रहा हूं। असल में इस चीज को डिपेंडेंट की तरह हम यूज करते हैं, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इनपुट ली मैंने एक और यहां पर एक आउटपुट ले ली, जो मैं मेमोरी लोकेशन यूज करूंगा M5.0। देखो मैंने 5.0 इसलिए यूज करा क्योंकि मैं MW0 यहां पर यूज कर रहा था। अगर मैं MW0 में से M0.0 ले लेता तो मेरी मेमोरी मिसमैच कर जाती। मैंने आपको मेमोरी वाली क्लास में बताया था कि हम मेमोरीज को हमेशा अलग अलग यूज करते हैं। अगर मुझे सिंगल बिट स्टोरेज करनी है, यहाँ पे मैं पूरा पूरा कंटेंट स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आउटपुट को Q0.0 को यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यूज करना चाहता हूँ NC की तरह। प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे, एक मिनट में यहाँ पर रीसेट के लिए M5.0 को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हो हमारा जो काउंटर है वो क्या है, 0 है यहाँ पर, और यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आ रही है यहाँ पर वो क्या आ रही है, M5.0 में 0 आ रही है। तो अभी तक हमारा काउंटर रिसेट, ऑटोमेटिकली रिसेट अभी नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ से अब वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑटोमेटिक रिसेट हो गया ना, मैंने रिसेट थोड़ी दबाया। लॉजिक समझ आया कैसे रिसेट हुआ? यस सर। ठीक है, जैसे Q0.0 की वैल्यू अगर जैसे जैसे ही ये कंपैरेटर बंद होगा, ये इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। अगर ये 0 हुआ तो ये इसका NC स्विच है, NC इस वैल्यू को ट्रिगर कर देगा। ये वैल्यू क्या करेगी, इस काउंटर को रीसेट कर देगा। ये काउंटर क्या करेगा, इसको 0 कर देगा। ये इसको 0 कर देगा, तो वापस इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाएंगे, तो हम एक लूप में फंस जाएंगे पूरा। ये इसे कहते हैं सर्किट को हम एक लूप में लेके जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लॉजिक्स यूज होते हैं बाद में, आप धीरे धीरे इन चीजों पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑटोमेटिक रीसेट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपके पास कंडीशन क्या लेके जा रहा था, मैं कंडीशन ये चाह रहा था कि अभी तक हमने क्या करा, मैंने वो कंडीशन बताई थी कि मुझे लाइट तब ऑन चाहिए जब मेरी वैल्यू 10 से 15 के बीच में हो। अब मैं आपको कहता हूं, मुझे इसका बिल्कुल रिवर्स चाहिए। जब मेरी वैल्यू 10 से 15 के बीच ना हो के बाकी कोई भी वैल्यू हो, तब मेरे को लाइट ऑन चाहिए। किस तरह से, मेरे को यहां पर भी लाइट ऑन चाहिए, यहां पर मेरे को लाइट ऑफ चाहिए, और यहां पे वापस ऑन चाहिए। तब मैं चीज को किस तरह से करूंगा, आप ट्राई करना चाहोगे? ठीक है, मैं बता देता हूं किस तरह से करना है। देखो फंडा यही रहेगा, हमें प्रॉब्लम को ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को लाइट कब ऑन करनी है, मेरे को लाइट ऑन करनी है C इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर मेरी काउंटर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तो मेरे को ये लाइट ऑन करनी है। ठीक है, इसके बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर C की
जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, तब भी मेरे को लाइट ऑन करनी है। इसके बीच में मेरे को क्या करना है, लाइट को ऑफ रखना है। ओके, सो मान लो अगर मैं इन दोनों को C इज लेस देन इक्वल टू 10, इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को पैरेलल में लगा दूंगा, तो ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल हम यहां से चेक करते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व कि नहीं हो सकती। जरूरी नहीं आपके पास सिमुलेशन एनवायरनमेंट होना चाहिए, आप प्रॉब्लम्स को इमेजिन कर सकते हो। जब आप किसी भी चीज, किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हो, चाहे एम्बेडेड सी हो, पाइथन हो, किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, चाहे लैडर प्रोग्रामिंग है, आपको क्या कॉन्सेप्ट्स को इमेजिन करना आना चाहिए कि आप किस तरह से चीजों को इंप्लीमेंट करोगे। अगर ये चीज पॉसिबल है तो ये किस तरह से लॉजिक बनेगा। मैं यहां पर क्या करूंगा, कंडीशन लेके चलूंगा। मानो मेरी वैल्यू 0 है, अगर 0 है तो C इज ग्रेटर देन 15। क्या मेरी वैल्यू 0 इज ग्रेटर देन 15 है? नहीं है, तो मतलब ये वाला तो ऑन नहीं होगा, मुझे पता लग गया। ठीक है, ये वाला सर्किट तो ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला तो ऑन नहीं होगा। इसकी बात करें तो C इज लेस देन 10, ये ऑन हो जाएगा, तो लाइट को ऑन कर देगा। ठीक है, अभी तक हमारी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था हमारी लाइट ऑन होनी चाहिए अगर मेरी वैल्यू C इज लेस देन 10 है और C इज लेस देन 15 है, तब भी लाइट ऑन होनी चाहिए। सिर्फ मेरे को लाइट बंद कब चाहिए, इसके बीच में। मैंने 0 चेक कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट 9 को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 9 को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। 9 को चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर 9 इज लेस देन 10 है, ओके है, ये कंपैरेटर ऑन हो जाएगा और ये इसको ऑन कर देगा क्योंकि और कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये ऑन हो जाएगा, बट ये वाला ऑन नहीं होगा। बट हमारी लाइट तो ऑन हो रही है, काम हमारा बन गया। अब हम डिस्कस करेंगे उस रेंज को जिस रेंज में हमें लाइट बंद करनी है। वो रेंज है 10 से लेके 15 तक की। अब मैं यहाँ से एक वैल्यू पिक कर लेता हूँ 11। सॉरी, हम यहाँ से वैल्यू पिक कर लेते हैं 11। ठीक है, अब 11 को मैं यहाँ पे इंसर्ट करके चेक करूंगा। ठीक है, इज 11 इज लेस देन इक्वल टू 10? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, इज 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15? ये भी गलत है। तो ये कंपैरेटर भी ऑन नहीं हुआ, ये कंपैरेटर भी ऑन नहीं हुआ, यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम अगर और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस लॉजिक को लगा के, तो हमारे पास लाइट सिर्फ 10 से कम में ऑन होगी और 15 से ज्यादा में ऑन होगी, इसके बीच में वो ऑन नहीं होगी। अब देखो इसकी एप्लीकेशन क्या है। मानो आपके पास ये आर्स हैं। ठीक है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। ठीक है, तो आपको किसी ने कहा कि आपने करना है कि पहली मशीन आपने 9 आवर्स रन करनी है, उसके बाद इतने घंटे ऑफ रखनी है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो इतने घंटे के बाद ऑन हो जानी चाहिए। तो ये जो आपका काउंटर है ये क्या कर रहा है, आवर्स को काउंट कर रहा है और अब आप अपनी मर्जी से मशीन को ऑन कर सकते हो। अगर आपको कहा जाता है कि आपने पूरा दिन मशीन ऑफ रखनी है, आपने सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए मशीन को ऑन करना है, तो वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमारा जो बेसिक जो फंडा है पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने का, वो क्या है, ऑटोमेशन, मशीन को ऑटोमेटिक करना। ठीक है, तो अब हम मशीन को काउंटर की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो देखो कंपैरेटर्स और काउंटर में इतनी ही चीज है, अब इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो मुझे बताओ अभी तक काउंटर और कंपैरेटर में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, फिर नहीं तो हम टाइमर पे मूव करेंगे। नो डाउट सर। ओके जी। सर ये 15 वाला सर इसे ग्रेटर देन 15 करके नहीं यूज कर सकते सर? 15 वाले को ग्रेटर देन, देखो लॉजिक आप कुछ भी इंप्लीमेंट करो, हो सकता है कि ये मेरा लॉजिक हो, आप जो लॉजिक बता रहे हो वो भी काम कर जाए। आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पर C इज ग्रेटर देन, देखो मैंने ग्रेटर देन 15 से ही करा था। अब ऐसा होता है ना, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 15 इसलिए यूज करा क्योंकि मैं 15 को इंक्लूड करना चाह रहा था उसमें। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। अगर मैं इक्वल टू को यहाँ से हटा देता हूँ तो वो क्या करेगा, 15 के लिए तो ऑन नहीं करेगा बट 15 से ऊपर की वैल्यू के लिए करेगा। इक्वल टू का मतलब होता है उस वैल्यू को इंक्लूड करो, और सिंपल ग्रेटर देन का मतलब होता है उस वैल्यू को एक्सक्लूड करके उसके बाहर की चीज। ठीक है, वो तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि हम कब इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू यूज करते हैं। यस सर, थैंक यू सर। ओके जी। ठीक है, मैं इस नेटवर्क को डिलीट कर रहा हूँ, इस नेटवर्क को डिलीट कर रहे हैं और इस वाले नेटवर्क को भी डिलीट कर रहे हैं। सो अब हम
यहाँ से कंपैरेटर को मैं क्लोज कर रहा हूँ, ब्लॉक को, काउंटर को भी क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं टाइमर ऑपरेशन पे आ जाता हूँ। सो टाइमर ऑपरेशन मैं आपको सिमेटिक मैनेजर से पहले बताता हूँ, वहां से बहुत इजी समझ आएगा। इंप्लीमेंटेशन के टाइम हम इस सॉफ्टवेयर को फिर से यूज करेंगे, ठीक है। सो गो ऑफलाइन, देन प्रोजेक्ट क्लोज, सिमेटिक मैनेजर। CPU 314 C2 DP, next, ladder, next, finish। ठीक है। सो हमने बिट लॉजिक डिस्कस करे थे, उसके बाद हमने कंपैरेटर्स में काम करा था, और कंपैरेटर के बाद हमने काउंटर चेक करे, ठीक है। तो तीनों ब्लॉक्स में से हमने कुछ कुछ चीजें अभी तक इंप्लीमेंट कर ली है, ठीक है। देन हम अब करेंगे टाइमर्स। अब बात करते हैं कि जो टाइमर्स हैं ये असल में होते क्या है। प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आपको काउंटर के टाइम में मैंने प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई थी, थोड़ा सा उसके स्टार्ट करते हैं। देखो काउंटर में हमने जब स्टार्ट करा था, व्हाट इज टाइमर एंड काउंटर, दोनों में डिफरेंस क्या है टाइमर और काउंटर में। तो देखो टाइमर क्या करता है, टाइमर आपको ऑटोमेटिकली चीजों में क्या करता है, चेंजेस करता रहता है, ठीक है। जैसे हम टाइमर की बात करें, 10 सेकंड का जो टाइमर रहता है, ठीक, उसमें कहता है इनबिल्ट क्लॉक रहती है, वो उस क्लॉक के अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है। काउंटर क्या होता है, किसी इनपुट के विद रिस्पेक्ट काम करता है, ठीक है, जब हम चीजों को काउंट करना चाहते हैं। अब देखो, अब काउंटर का बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे आप फेसबुक में कभी किसी फोटो पे लाइक करते हो, तो फेसबुक के कोड में क्या करा होगा, वहां पर उसमें कोड बनाया होगा कि जब भी कोई यूजर लाइक पे हिट करेगा, लाइक लाइक पे टच करेगा, तो उसमें आप क्या करो, +1 ऐड कर दो। जैसे हमारे काउंटर में हो रहा था, जितनी बार मैं इनपुट कर रहा था उतनी बार हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। तो काउंटर हमारे पास सिंपल कोडिंग में भी यूज होता है, लैडर प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है, ठीक है। डाउन काउंटर किस तरह से होता है, जब आप जैसे मैंने आपको क्लास का एग्जांपल दिया था, आपके क्लास से बाहर जा रहे हो, हमने एक सेंसर लगाया हुआ है, तो वो क्या करेगा, काउंटर डाउन उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं। सो काउंटर हमारे पास 3 टाइप के काउंटर थे, काउंटर अप डाउन, काउंटर अप और काउंटर डाउन, ठीक है। देन इसके लिए जो ब्लॉक है उसमें सीयू का मतलब क्या है, सेट का क्या है, प्रीसेट वैल्यू, रीसेट, और ये सारी चीजें थी हमारे पास, ठीक है। ये हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हुई हैं। हाउ टू यूज, इसके लिए एक एग्जांपल था, और हमने इस चीज को इंप्लीमेंट करके भी चेक कर लिया। फिर हम कंपैरेटर ब्लॉक में आते हैं, तो कंपैरेटर ब्लॉक भी हमने डिस्कस करा था। कंपैरेटर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंबल्स हैं, इक्वल टू आ गया, ठीक है, ये उसकी सिमुलेशन थी हमारे पास। देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। देन उसके पास बाद हमारे पास कुछ हमने टास्क करे थे। तो इसमें टास्क में हमारे पास क्या है कि आपके पास एक स्विच है, सॉरी हमारे पास जो टास्क है कि डेवलप अ कोड फॉर इफ मोर देन कोड फॉर मोर देन 5 टाइम्स अ बटन इज प्रेस्ड देन स्विच ऑन अ लाइट। इसका मतलब क्या था कि अगर एक बटन 5 बार से ज्यादा प्रेस किया जाता है तो आपने कोई लाइट ऑन करनी है। कंपैरेटर कौन सा यूज करेंगे, इफ काउंटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू
5 या काउंटर इज ग्रेटर देन 5 हम लॉजिक यूज कर सकते हैं और एक आउटपुट को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसको स्टेप्स थे। असल में ये प्रेजेंटेशन जब बनाई गई थी तो ये उन स्टूडेंट्स की थी जो बिल्कुल बेसिक थे, जो स्कूल लेवल से अगर ये प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। ठीक है, देन हमारे पास और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम थे, ये तीनों प्रोग्राम हमने चेक करे थे। कोई ज्वाइन करना चाह रहा है और उसके बाद ठीक है, टाइमर पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट क्या हो रहा है, टाइमर्स। सो देखो टाइमर्स हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। टाइमर की एक एप्लीकेशन है अलार्म क्लॉक। जैसे ही अगर आपने मानो सुबह के 5 बजे का अलार्म लगाया, ठीक है, तो आपका जो मोबाइल है उसके अंदर आपने क्या करा, एक टाइमर सेट करा। वो क्या करेगा, वो वेट करेगा कि 5 कब बज जाएंगे। ठीक है, वो वैल्यू कहाँ से लेगा, आपका जो इनबिल्ट क्लॉक है आपके मोबाइल की। मोबाइल कई बार इंटरनेट से भी टाइम उठा के उसको सिंक कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, और उसके बाद उस चीज को ड्राइव करता है और उसको कंपेयर करता रहता है कि अगर उसकी वैल्यू इक्वल हो गई तो क्या करेगा, आपके अलार्म को ऑन कर देगा। टाइम बॉम्ब की बात करें तो टाइमर कितने टाइम के बाद ये ट्रिगर कर जाएगा। ठीक है, अब देखो टाइमर हमारे पास किस तरह से होता है, डिफरेंट आउटपुट्स टाइमर बेस्ड। 10 मिनट्स रिमेनिंग, 1 to 10 मिनट्स रिमेनिंग और 0 to 60 सेकंड रिमेनिंग। हम जो टाइमर है वो सेकंड बेसिस पे, मिली सेकंड बेसिस पे, आवर्स बेसिस पे, हम कोई भी चीज इस पे ड्राइव कर सकते हैं टाइमिंग बेसिस पे। अब बात करते हैं कि हमारे पास पीएलसी के अंदर किस किस टाइप के टाइमर अवेलेबल रहते हैं। देखो तो टाइमर बहुत सारे टाइप के हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एस पल्स टाइमर। ठीक है, तो एस पल्स जो हमारे पास टाइमर है उसमें इस तरह का ब्लॉक रहेगा। ब्लॉक में सबसे पहले हमारे पास आता है एस। एस का मतलब क्या है, इनपुट। अगर यहां पर इनपुट आ रही है तो आपका टाइमर ऑन हो जाएगा। ठीक है, टीवी टाइमर की वैल्यू, टाइमर की वैल्यू आप असाइन करोगे कि कितने टाइम आप इसको असाइन करना चाहते हो। रीसेट, रीसेट जैसे काउंटर में था उसको रीसेट कहां से करेगा, 0 से करेगा। मानो आपने टाइमर को सेट करा 10 सेकंड के लिए, ठीक, तो आपका जैसे ही यहां से इनपुट आ जाएगी आपका जो टाइमर है वो काउंट करना स्टार्ट कर देगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उस तरह से टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देन यहां पर हमारे पास क्या है, बी आई यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बाइनरी इंटीजर। बाइनरी इंटीजर का मतलब इसका कहते हैं रिमेनिंग टाइम, ये रिमेनिंग टाइम कितना बचा हुआ है, यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाती है। तो मैंने कहा कि आपने असाइन करा था टीवी में 10 सेकंड के लिए, तो जैसे ही हमारा टाइमर चलना स्टार्ट होगा, मानो अभी 2 सेकंड हुए हैं, तो रिमेनिंग टाइम में हमें क्या दिखेगा, 8 दिखेगा। 5 सेकंड अगर हो जाते हैं, 5 सेकंड बीत जाते हैं तो हमें यहाँ पे 5 दिखेगा। मानो 7 सेकंड बीत जाते हैं तो यहाँ पे 3 दिखेगा। तो यहाँ पे मतलब हमारे पास रिमेनिंग टाइम कितना बचा है उस टाइमर को आउटपुट जनरेट करने के लिए। और यहाँ पर हमारे पास बीसीडी में क्या रहता है, यही जो इंटीजर की वैल्यू है वही बीसीडी फॉर्मेट में रहती है। मैंने आपको बताया था कि बीसीडी के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे आउटपुट क्या है कि डिफरेंट टाइमर कब आउटपुट जनरेट करेंगे। हेलो हेलो, हाँ जी, यस, ओके ओके सर। सर अभी मैं क्लास में, तो आपको क्लास के बाद कॉल करूँ। हाँ सर, कल सैटरडे, हाँ कल ओपन है, ओपन है सर। हाँ जी सर, गौरव सर भी होंगे। ठीक सर, ओके ओके ओके। ठीक है, एंड देन ये हमारे पास आ गया टाइमर और यहाँ पे चीज़ें हम डिस्कस कर ली। अब देखो एस पल्स टाइमर काम कैसे करता है, ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है। और टाइमिंग डायग्राम से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा टाइमर कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। आपको हो सकता है भी थोड़ा सा प्रोग्राम डिफिकल्ट लग रहा होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट पहले प्रोग्रामिंग में लेके चलता हूँ। प्रोग्रामिंग के बाद मैं इस डायग्राम में वापस आऊंगा और डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा हमारा टाइमर किस तरह से काम करेगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ से एस पल्स टाइमर यहाँ पर प्लेस करूंगा। एस पल्स टाइमर प्लेस कर दिया और एक आउटपुट को हम यहाँ से यूज करेंगे। आउटपुट के लिए मैंने एक कॉइल यूज कर ली Q0.0। इनपुट के लिए मैं यहाँ पर एक इनपुट यूज करूंगा I0.0। ठीक है, ये हमारे पास टाइमर आ गया। अब मैं इसकी हेल्प में जाऊंगा।
तो देखो जैसे हमने काउंटर को नाम दिया था C1, तो हम इसको किस तरह से नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे टी और उसका नंबर। टी नंबर देने का मतलब क्या है, जैसे T1 T2 T3 T4 T5, तो हम इसको कोई नंबर दे देंगे। तो हम इसको नंबर दे सकते हैं T1, टाइमर 1। ठीक है, बाद में बात आती है कि हम इसको टाइम कैसे असाइन करेंगे। देखो टाइम असाइन करने के लिए हमें इसके लिए एक प्रॉपर सिंटेक्स है। प्रॉपर सिंटेक्स क्या है, S5 टाइम हैश, और आगे हमें 2 सेकेंड या जो भी हमें वैल्यू असाइन करनी है वो वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। किस तरह से सिंटेक्स है, S5T, टाइम पूरा लिख देंगे, टाइम हैश 10S। ठीक है, मैं इसको आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखो डिफरेंट सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह से टाइमर की वैल्यू असाइन करने के लिए सिंटेक्स बताया होगा। तो हमारे पास सिमेटिक मैनेजर किस तरह से करते हैं, S5 टाइम हैश, यहाँ पे आप टाइम दोगे। मैंने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है 10 सेकेंड। ठीक है, तो मैंने अभी टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड, ये मेरी मेन वैल्यू है। ये तो पूरा सिंटेक्स है, ये आपको बार बार लिखना ही है। ओके, देन मैं इसको रीसेट अगर करना चाहूँ तो मैं इसको रीसेट कहाँ से करूँगा, I 0.7 से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस टाइमर को कहीं पे स्टोर भी करूँगा जो उसकी रिमेनिंग टाइम वैल्यू है। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, उसको मेमोरी वर्ड 0 में स्टोर कर लेता हूँ। जैसे मैं काउंटर की वैल्यू को स्टोर कर रहा था उस तरह से मैं ये मान लो कि मैं टाइमर की वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ। ओके, इनपुट ब्लॉक आ गया, आउटपुट ब्लॉक आ गया, और मुझे सिमुलेशन में और क्या चाहिए होगा, मेमोरी ब्लॉक चाहिए होगा, MW मेमोरी वर्ड MW0, और प्रोग्राम को कर दूंगा डाउनलोड। ठीक है, अभी देखो मेरा टाइमर नहीं चल रहा है। जैसे ही मैं टाइमर को ऑन करूंगा, कैसे ऑन करूंगा, जैसे मैं इनपुट दूंगा। इनपुट देने के लिए मैंने I 0.0 यूज करा हुआ है। मैंने मानो इनपुट दे दी, देखो टाइम चल रहा है यहाँ पे 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, और टाइमर बंद हो गया। ओके, फिर से एक बार देखते हैं कि किस तरह से इसने काम करा। मैंने फिर से इनपुट दी और टाइमर 10 सेकंड के लिए आउटपुट को ऑन कर रहा है। कौन सी आउटपुट को, Q 0.0 को, और 10 सेकंड के बाद उसको ऑटोमेटिकली ऑफ कर दे रहा है। अभी के केस में मैंने क्या करा है, मैंने इनपुट को हमेशा के लिए ऑन रखा था। अब मैं क्या करता हूं, एक बार इनपुट देके वापस छोड़ देता हूं, तो देखो टाइमर रुक गया। ओके, मैं फिर से बताता हूं, मैं दो तरह से टाइमर को टेस्ट करता हूं। एक तो क्या कि मैं अगर इनपुट देके, इनपुट को मतलब एक बार देके इनपुट वापस ऑफ कर देता हूं तो क्या करेगा टाइमर मेरा। दूसरा मैं क्या चीज चेक करूंगा कि मैं इनपुट को हमेशा के लिए देके रखता हूं, तब मेरा टाइमर कब तक काम करेगा। जैसे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने इनपुट दे दी, मैं उसको हटा नहीं रहा वहां से, तो अब मेरा टाइमर चल रहा है हमेशा के लिए। आप देख सकते हो टाइमर चल रहा है, कब तक चलेगा, जब तक उसका टाइम खत्म नहीं हो जाता। जैसे टाइम खत्म होगा आउटपुट बंद हो गई। ओके, एंड अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक बार इनपुट दी और छोड़ दी, तो जैसे मैंने इनपुट को क्लिक करके ऑफ कर दिया या ऑन करके ऑफ कर दिया, टाइमर मेरा उसी टाइम रुक जाएगा। तो मुझे यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, मुझे यहां से इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि जो एसपल्स जो टाइमर है, अगर मैं उसके बीच इनपुट और आउटपुट के बीच का एक रिलेशन बनाना चाहूँ, आउटपुट और इनपुट और आउटपुट के बीच में एक टाइमिंग डायग्राम बनाना चाहूँ, और मैं फॉर एग्जांपल टाइम लेके चल रहा हूँ 10 सेकेंड। ठीक, मानो मैंने इनपुट को 0 सेकेंड पे ऑन करा, मैंने इनपुट को ऑन करा और ऑन ही छोड़ दिया। मेरे 10 सेकेंड यहां पर कंप्लीट हो चुके थे इस टाइम के बीच में। इसके बाद 11 सेकेंड, 12 सेकेंड, 13 सेकेंड स्टार्ट हो गए थे, पर मेरी इनपुट ऑन थी और मैंने 15 पे जाके बंद करा। तो मेरे पास आउटपुट कितनी देर के लिए जनरेट होगी, मेरे पास आउटपुट सिर्फ 10 सेकेंड के लिए ही जनरेट होगी। कब से, 0 से लेके 10 तक। यही हमारे पास टाइमर में हो रहा था।
यहाँ के लिए आउटपुट जनरेट नहीं होगी। मेरा जो टाइमर है वो वेट करेगा कि अगली बार आप बटन को ऑफ करके ऑन कब करोगे वापस। जैसे ही आप ऑन करोगे फिर से वो क्या करेगा, यहाँ से आउटपुट जनरेट करना स्टार्ट करेगा। अगर आपने इनपुट 10 सेकंड के लिए दी या 10 सेकंड से ज़्यादा के लिए दी, जैसे 10 सेकंड हो गए हमारा टाइमर ऑफ हो जाए करेगा। तो टाइमर हमारा क्या करेगा, आप चाहे इनपुट ज़्यादा टाइम के लिए देके रखो वो 10 सेकंड के लिए ही चलेगा। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या था कि मानो मैंने इनपुट थोड़े से टाइम के लिए दी और बंद कर दी, तो मेरा टाइमर क्या होगा, जितने टाइम के लिए मैंने इनपुट दी थी उतने टाइम के लिए ही चलेगा और बंद हो जाएगा। चाहे उसका टाइम 10 सेकंड था बट मैंने इनपुट 2 सेकंड देके ऑफ कर दी, तो मेरा टाइमर भी 2 सेकंड के लिए ही चलेगा। ओके, ये पहले टाइप का टाइमर है जो इस तरह से रिएक्ट करता है इनपुट बेसिस पे। अब हम बात करेंगे इसकी टाइमिंग डायग्राम पे। ये देखो, ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है। टाइमिंग डायग्राम में हमारे पास क्या है, ये जो टी है, मैं आपको प्रेजेंटेशन से बताता हूँ। ये जो आपको यहाँ पर टी दिख रहा है, ये टी क्या है, ये वो टाइम है जो मैं 10 सेकंड लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये क्या है, एस इज इनपुट, ये इनपुट की वेव फॉर्म है। ये आपकी आर इनपुट है, रीसेट, अगर आप रीसेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसकी वेव फॉर्म है। ये आपका टाइमर रनिंग है कि टाइमर आपके लिए कितने देर के लिए आउटपुट जनरेट करेगा, क्यू। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं। पहले केस में ये आपका फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में आपने इनपुट बटन को प्रेस करा और उसको प्रेस करके रखा हुआ है। आपने इनपुट बटन को प्रेस करा और उसको प्रेस करके रखा हुआ है 10 सेकंड से ज्यादा टाइम के लिए। 10 सेकंड के लिए आपने तो प्रेस करा ही था बट प्लस और टाइम के लिए भी उसको प्रेस करके रखा था। बट आपके पास जो आउटपुट आएगी वो सिर्फ 10 सेकंड की ही आउटपुट आएगी। 10 सेकंड के लिए कोई लाइट ऑन होगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाएगी, आपकी चाहे इनपुट प्रेस ही रहे। ठीक है, तो यहाँ से वो चीज़ क्लियर हो रही है। दूसरे टाइम में आपने क्या करा, जितने टाइम के लिए आपने इनपुट दी उतने टाइम के लिए ही आउटपुट जनरेट हुई। असल में 10 सेकंड हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो रहे थे। ठीक है, बट आपने टाइमर को 5 सेकंड के, मतलब इनपुट को 5 सेकंड के बाद बंद कर दिया, तो आपके आउटपुट भी टाइमर की सिर्फ 5 सेकंड के बाद बंद हो जाएगी। यही चीज हमने यहाँ पर भी करके देखी। बाकी जितने भी टाइमर हम इंटरफेस करेंगे उनमें भी हम यही चीज चेक करेंगे। अब टाइमर को चेक करना, मैं टाइमर को रीसेट कर रहा हूँ 0.7 से। ठीक है, इनपुट दे रहा हूँ, मैंने इनपुट दी, आउटपुट आ रही है, मैं छोड़ दिया आउटपुट, मतलब इनपुट अभी मैंने देके रखी हुई है। 10 सेकंड पूरे होंगे, ये टाइमर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा 10 सेकंड के बाद। ऑफ हो गया, ठीक है, आप देख सकते हो ऑफ हो गया हुआ। अब मैंने क्या करा, मैं सिर्फ 5 सेकंड के लिए इनपुट दूंगा, मैं यहाँ पे देखता रहूंगा 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे देखो अभी भी 4 सेकंड बचे हुए हैं बट मैंने क्या करा, टाइमर को ऑफ कर दिया। अब मानो मैं फिर से इनपुट दे देता हूँ तो क्या होगा, फिर से इनपुट दिया, देखो फिर से 10 से स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप फिर से इनपुट दोगे तो आपका टाइमर फिर से 0 से स्टार्ट, मतलब उसके 0 से स्टार्ट होगा, इनिशियल से स्टार्ट होगा, वो फिर से 10 सेकंड के लिए ऑन होगा। समझ आ गया सर ऐसे सर अपने आप रीसेट हो गया सर? हाँ, ये अपने आप रीसेट हो जाएगा, ये इस टाइमर की प्रॉपर्टी है। तो आप इसको उसी एप्लीकेशन के सर लिए रीसेट करनी है हमें सर? हाँ जी, हाँ जी, टाइमर रीसेट करने के लिए की यूज करने की जरूरत नहीं है सर हमें? रीसेट करने की जरूरत पड़ सकती है, कई बार आप रीसेट भी यूज करोगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप थर्ड केस देखोगे, थर्ड केस में उसको रीसेट करके बताया हुआ है। ठीक है, थर्ड केस में ये भी डिस्कस करा हुआ है। आप यहाँ पे थर्ड केस अगर आप देखोगे, अभी आप थर्ड केस में क्या है, ये आपने इनपुट देके रखी हुई है, आपने इनपुट देके छोड़ दी, उसको ऑफ नहीं करा, इतने टाइम के लिए आपका टाइमर चल रहा था और आपने क्या करा, बीच में रीसेट बटन दबा दिया। ये देखो रीसेट था, यहाँ पर मैंने रीसेट को ऑन कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ कि इस फंक्शन को करने में मेरे पास आउटपुट किस तरह से आती है। मैं क्या करूँगा, 10 सेकंड कंप्लीट होने से पहले ही रीसेट दबा दूंगा। अब मैंने रीसेट दबाया शुरू में, अब मैं टाइमर मेरा चल रहा है, मैं मानू रीसेट यहाँ पे रीसेट दबा दिया, वापस कर दिया। रीसेट दबाने पे अब देखो मेरा टाइमर क्या हुआ, बिल्कुल 0 हो गया। ठीक है, वही चीज हमारा वो वाला बटन भी कर रहा था, जो हमारे पास कौन सा बटन है, इनपुट वाला बटन है। तो ये टाइमर ऐसा टाइमर है, रीसेट और इनपुट के बीच में
डिफरेंस क्या है। ओके, अगर कोई स्टूडेंट ये जानना चाहता है इनपुट और रीसेट के बीच में डिफरेंस क्या है तो मैं वो भी बता देता हूँ। देखो होगा क्या, अगर आपने, यहाँ से इस चीज को क्लियर कर देता हूँ पहले। अब ये क्लियर करने के लिए देखो प्रेजेंटेशन क्लोज करनी पड़ेगी। एक सेकंड में इरेजर यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ। इरेजर डिसेबल्ड है, कोई बात नहीं। सो देखो होगा क्या कि अगर आप रीसेट करते हो इनपुट वाले यहाँ से, तो जैसे ही आप इस बटन को फिर से ऑन करोगे ना, आप रीसेट कैसे करोगे, आपने इनपुट दी हुई थी, आपने इनपुट को ऑफ करा, जैसे इनपुट दोगे टाइमर एकदम से स्टार्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे टाइमर चल रहा था, ऑफ हो गया था, जैसे इनपुट फिर आगे फिर स्टार्ट हो जाएगा। बट रीसेट क्या करता है, रीसेट आपके टाइमर को रोक देता है। आप यहाँ से देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट से हम उसको लाइव देखेंगे किस तरह से। मैं पहले रीसेट दबाया, देखो टाइमर चल रहा है, मैंने यहाँ पे रीसेट दबाया और छोड़ दिया, मेरा टाइमर रुका हुआ है, चाहे मेरी इनपुट आ रही है उसको कोई मतलब नहीं है, उसने मेरे टाइमर को हमेशा के लिए रोक के रखा है। अब मैं यही चीज अगर मैं यहाँ से चेक करूँ, मेरा टाइमर चल रहा है, मानो मेरी इनपुट बंद हो जाती है, मैं फिर से इनपुट देता हूँ, देखो फिर से स्टार्ट हो गया। तो रीसेट से हम टाइमर को स्टॉप भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एस पल्स है कि हम एस पल्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम एस पल्स में? सर दोनों ही कंडीशन में टाइमर सर स्टार्ट तो 0 से ही हो रहा है हाँ, सर। स्टार्ट 0 से हो रहा है, बट इस केस में क्या हो रहा है, टाइमर स्टार्ट हो जा रहा है और इसमें वो क्या कर रहा है, जैसे मानो मैंने इनपुट दी हुई है, अब देखना यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको ट्रिगर करा, मेरा टाइमर रुक गया, चाहे मेरी इनपुट आ रही है, टाइमर थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। अब वो क्या करेगा, इसको बंद होके ऑन होने का वेट करेगा। अगर मैं यहाँ से रीसेट करना चाहता हूँ तो मेरे को इसको ऑफ करना पड़ेगा, फिर से ऑन करूंगा मैं, तो वो ऑटोमेटिकली फिर से एकदम से चल जाएगा। तो थैंक यू सर। ये वाला जो केस है ये बहुत डेंजरस हो सकता है मशीन में यूज करने के लिए, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, रीसेट यूज करेंगे। अब मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ आपको कि वो डेंजरस कैसे है। मानो आपके पास ये कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, आपकी जो एक बॉटल है, यहाँ पे मानो 5 बॉटल्स रिफिल करनी है आपने। ठीक है, और यहाँ पे आपकी मशीन लगी हुई है जिससे जो दवाई है वो रिफिल होती है इसमें बॉटल में। ठीक है, ये कन्वेयर बेल्ट है। तो आप क्या कर रहे हो, आपने एक एस पल्स टाइमर यूज करा कि, और आपने यहाँ पर एक सेंसर यूज करा हुआ है इस रिफिल के साथ में। अगर यहाँ पर बॉटल है, अगर मानो यहाँ पे बॉटल आ जाती है, आप बॉटल डिटेक्ट कर लेते हो, तो ये जो मोटर है आपकी ये 10 सेकंड के लिए स्टॉप रहेगी। ठीक है, 10 सेकंड के लिए स्टॉप रहेगी। 10 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से मोटर चलेगी तो नेक्स्ट बॉटल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ही नेक्स्ट बॉटल आएगी, आपका टाइमर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। 10 सेकंड के लिए फिर से वो रिफिल करने का वेट करेगा, रिफिल होता रहेगा। जैसे ही वो पूरा भर जाएगा, 10 सेकंड पूरे हो जाएंगे, वो क्या करेगा, आगे चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इन केस मानो आपकी बॉटल जो है ब्रेक हो चुकी है और आप क्या करना चाहते हो, इसको रोकना चाहते हो, तो आप अगर इससे रोकने की ट्राई करोगे, इनपुट से ही रोकने का ट्राई करोगे, तो वो क्या होगा, फिर से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और आपकी मोटर घूम जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, रीसेट को ही यूज करना पड़ेगा टाइमर को रोकने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि मेरा एग्जाम्पल बेस्ट फिट ना हो इसको बताने के लिए, बट हम क्या करते हैं, कभी भी किसी चीज को स्टॉप करने के लिए रीसेट को ही यूज करेंगे। काउंटर को रीसेट करना है, रीसेट यूज करेंगे, चाहे दूसरा मेथड उसका अवेलेबल है, बट हम क्या करेंगे, रीसेट ही यूज करेंगे। नहीं ठीक है सर, समझ आ गया। हाँ जी, समझ आ गया। यस सर। ओके थैंक यू सर। ओके जी, ओके ठीक है। अब ऐसा करते हैं, एस्पेक्ट को देख लेते हैं, एस्पेक्ट किस तरह से काम करता है। सो इस प्रेजेंटेशन में इसको यूज करना बताया हुआ, किस तरह से यूज करेंगे वो हमने यूज करके देख लिया। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, डेवलप अ प्रोग्राम, व्हेन अ काउंटर वैल्यू बिकम 10 देन अ लाइट आउटपुट विल ग्लो फॉर 10 सेकेंड देन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है, एस्पेक्ट्स पे जाने से पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो
प्रॉब्लम्स हमारे पास थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये कह रहा है कि व्हेन अ काउंटर वैल्यू बिकम 10, हमें एक काउंटर यूज करने पड़ेगा और हम वेट क्या करेंगे, जब काउंटर की वैल्यू 10 हो जाएगी तो हमें एक लाइट को ऑन करना है। पहले हम लाइट को ऑन किस बेसिस पे कर रहे थे, काउंटर की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे थे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब वैल्यू 10 हो जाएगी तो मेरा जो लाइट है या जो आउटपुट है वो 10 सेकंड के लिए ऑन हो। तो मुझे काउंटर भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है, टाइमर यूज करना पड़ेगा, और ये चेक करने के लिए वैल्यू 10 हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है उसके लिए कंपैरेटर भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये चीज ट्राई करना, ठीक है, एज अ होमवर्क आप ये चीज ट्राई करना कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि मैं इनपुट दूंगा, इनपुट क्या, मेरे पास एक बटन है। प्रॉब्लम को इस तरह से समझो, अगर इस बटन को आपने 10 बार प्रेस करा 10 टाइम्स, सो आपकी जो आउटपुट है, एक जो बल्ब है वो 10 सेकंड के लिए ऑन होगा, फिर ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये है कंडीशन। कर सकते हैं इसको, इजी है। आप यस लोग, सर। ठीक है, आप लोग ट्राई करना, ठीक है, एज अ होमवर्क आप ये ट्राई करना, क्योंकि मैं तो आपको अभी करवा दूंगा, 5 मिनट का काम है, बट आप लोग जब ट्राई करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ इसको जब देखोगे किस तरह से चीजें होती हैं, देन हम यूज करते हैं एस्पेक्ट। देखो टाइमर में क्या होता है ना, मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग, जितने भी लैडर प्रोग्रामिंग है, अब आप सिर्फ इन बॉक्सेस के साथ डील करोगे। बॉक्स में जाओ, बॉक्स के इनपुट्स को ध्यान से देखो कि क्या क्या चीज़ मेरे को अप्लाई करनी है, क्या वो एक्सेप्ट करता है, क्या वो आउटपुट जनरेट करता है। बाकी तो आपके लॉजिक बिल्डिंग के कैपेसिटी के ऊपर है कि आप लॉजिक कितना कॉम्प्लेक्स लॉजिक को सॉल्व कर सकते हो। तो वो तो चीज़ तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। बात करते हैं एस्पेक्ट टाइमर की। ये हमारे पास सेकंड टाइप का टाइमर है, ठीक है। देख लेते हैं किस तरह से काम करता है। इसमें उसी तरह से हमारे पास एस हमारे पास इनपुट है, तो मैं कोई ना कोई इनपुट यहाँ पर यूज करूंगा। क्यू हमारे पास आउटपुट है, जब कितने टाइम के लिए उसमें ऑन होना है या कितने टाइम के बाद ऑन होना है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। टीवी हमारे पास उसी तरह से टाइमर वैल्यू है, और हमने डिस्कस करा था टाइमर वैल्यू असाइन करने के लिए हम करते हैं S5T हैश और यहाँ पर टाइम असाइन करते हैं, ठीक है। आर से हम रीसेट करेंगे, BI से हम उसकी वैल्यू को मेमोरी वर्ड में स्टोर करेंगे, जहां से हम उसको बाद में अगर यूज करना है कहीं पे तो यूज कर सकते हैं। जैसे हमने काउंटर की वैल्यू को MW में स्टोर कर लिया था, बाद में कहीं पे यूज कर लिया था लॉजिक बनाने के लिए। तो एसपल्स अब काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखो एसपल्स ऐसा करते हैं, टाइमिंग डायग्राम पे आने से पहले इसको डायरेक्ट अपने सिमुलेशन में टेस्ट करते हैं। एसपल्स को हटा देते हैं, एस्पेक्ट को प्लेस करते हैं, टाइमर को वैल्यू दे देते हैं T1 वैल्यू दे दी। टाइमर वैल्यू असाइन करने के लिए हम लिखेंगे S5T। देखो अगर आप स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हो, कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि वो अपर और लोअर केस में कोई भेदभाव नहीं करती। आप चाहे स्मॉल लेटर में लिखो, कैपिटल लेटर में लिखो, वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेगा। और आपको S5T लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, S5 टाइम लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। पहले मैंने S5 टाइम करके ट्राई करा था, अब मैं S5T हैश 10S, ठीक है, तब भी काम चल गया। रीसेट में यूज करूंगा I0.7 के साथ, एंड मैं इस वैल्यू को स्टोर करूंगा MW0 में, ठीक है। मेरे पास एस्पेक्ट टाइमर टेस्ट होने के लिए तैयार है। प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे, देन मॉनिटर ऑन करेंगे। अब देखो पहला केस हमारे पास क्या रहता है कि हम इनपुट दे के रखेंगे और देखेंगे हमारा टाइमर कब तक चलता है। मैंने इनपुट दे के छोड़ दी, चेक करते हैं। देखो जैसे ही टाइमर पूरा हुआ, टाइमर ऑफ हो गया। इनपुट मैंने दे के रखी हुई, अभी मेरी इनपुट ऑन ही है। तो ये कौन सा केस हुआ, ये हमारे पास वो वाला केस हुआ कि जिसमें मैंने इनपुट देके छोड़ दिया और आउटपुट मेरी सिर्फ उतने टाइम के लिए आएगी जितना मैंने उसको टाइम दिया था, ठीक है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ये हमारे पास पहला केस वेरीफाई हो गया।
ठीक है, आउटपुट हमारे पास उतने टाइम के लिए जनरेट होगी जितने टाइम के लिए हमने टाइमर में दी होगा। सेकंड केस में हम क्या टेस्ट करेंगे, इनपुट को कुछ थोड़े टाइम के लिए देंगे, मैं काउंटर को इसको टाइमर को रीसेट कर रहा हूँ, ठीक है, रीसेट हो गया। अब मैं इनपुट को दिया और मैंने 5 सेकंड के बाद इनपुट को ऑफ कर दिया। अब देखो मैंने ऑफ कर दिया पर मेरा टाइमर फिर चल रहा है, वो अपना टाइम कंप्लीट करके ही मानेगा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर टीपेक्स टाइप का मैं टाइमर यूज कर रहा हूं और उसमें मैंने अगर एक बार इनपुट दे दी, तब टाइमर मेरा क्या करेगा, टाइम कंप्लीट करके ही मानेगा, वो 10 सेकंड कंप्लीट करेगा उसके बाद ही ऑफ होगा। फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है, रीसेट करा, मैंने इनपुट दी और बंद कर दी, देखो टाइमर चल रहा है। पिछले वाले में क्या हो रहा था, अगर मैं इनपुट देके बंद कर दे रहा था पहले ही तो वो बंद हो जा रहा था उसी टाइम। तो ये किस तरह का टाइमर है, ये क्या करेगा, इनपुट एक्सेप्ट करने के बाद आउटपुट जनरेट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि मानो इन केस मेरे को मशीन रोकनी पड़ जाए, हो सकता है मेरी बॉटल क्रैक आ गया हो, मेरे को मशीन को इमरजेंसी में रोकना पड़ जाए, तो चेक करते हैं रीसेट हमारा क्या करेगा। मैंने इनपुट दी, टाइमर मेरा रन कर रहा है, मैंने रीसेट जैसे ही प्रेस करा, टाइमर मेरा 0 हो गया, ठीक है। फिर से इनपुट दूंगा, फिर से 10 सेकंड से स्टार्ट होगा और रीसेट से क्या हो जाएगा, टाइमर 0 हो जाया करेगा। तो एस्पेक्ट ऐसा टाइमर है जो क्या करता है, इनपुट आ जाने पे रन करना स्टार्ट कर देता है, बट अगर कोई क्या करेगा, रीसेट बटन प्रेस कर देता है, यहाँ पर ये रीसेट है, रीसेट को प्रेस करता है तो टाइमर को वहीं पे ब्रेक कर देगा और उसकी वैल्यू फिर से 0 कर देगा। वो 0 से स्टार्ट करना, 0 से स्टार्ट होगा जब आप नेक्स्ट इनपुट उसमें असाइन करोगे। यही चीज़ वेरीफाई कर लेते हैं उसकी टाइमिंग डायग्राम से कि अभी तक हमने जितना एक्सपेरिमेंट करा कि क्या वो सही है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने ये चीज़ टेस्ट करी थी कि अगर हमने इनपुट ज़्यादा टाइम के लिए दे के रखी तो टाइमर क्या करता था, सिर्फ अपना टाइम यूज़ करता था। ये कौन सा है, टाइमर रनिंग, अपना 10 सेकंड कंप्लीट करेगा फिर बंद हो जाएगा। सेकंड केस क्या था कि हमने इनपुट थोड़े टाइम के लिए दी, मैंने 5 सेकंड के लिए दी, थोड़े से टाइम के लिए दी, बट वो क्या करेगा, अपनी आउटपुट जनरेट करके ही मानेगा। अब एक केस और आता है, मानो मैंने इनपुट ऑन करी, ऑफ कर दी, ठीक है, टाइमर मेरा रन कर रहा था, बट मैंने क्या करा, थोड़े टाइम के बाद फिर से इनपुट ऑन कर दी, ऑफ कर दी, उसी टाइम के बीच में। ये केस अभी तक हमने टेस्ट नहीं करा, इस केस को भी टेस्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं 10 सेकंड के बीच में ही फिर से एक इनपुट और असाइन कर दूंगा। कैसे, रीसेट कर देते हैं एक बारी, मैंने इनपुट दी, बंद कर दी, अभी मेरा टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने फिर से इनपुट दे दी, तो आप देख रहे हो फिर से टाइमर 10 से स्टार्ट हो रहा है। मैं जितनी बार इनपुट दूंगा टाइमर मेरा 10 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये इस टाइमर की ड्रॉबैक है, जब आप इनपुट फिर से दोगे तो वो टाइमर शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। इनपुट बार बार देते रहोगे तो वो 10-10 से स्टार्ट होता रहेगा बार बार, जब तक आप रीसेट नहीं दबाओगे, रीसेट दबाओगे तो 0 हो जाएगा। तो ये टाइमर इस तरह से काम करता है, ठीक है। एंड देन हमने रीसेट के लिए तो चेक कर ही लिया हुआ। तो ये है एस पल्स और हमारे पास एस्पेक्ट टाइमर, और ये एस्पेक्ट का हमारे पास सिमुलेशन थी कि किस तरह से करते हैं। देन डेवलप अ प्रोग्राम टू ब्लिंक अ एलईडी ऑन for 2 seconds then off. Okay, now develop this program so LED will blink forever with this single input. देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने आपको पिछला काम दिया हुआ है उस पर आप फोकस करना, उसके बाद हम कल इन टास्क को आगे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो पुराने टास्क के अकॉर्डिंग क्या था, आपको एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना है जिसमें आपकी वैल्यू अगर काउंटर की 10 से ज़्यादा हो जाती है तो आपकी जो आउटपुट है वो कुछ टाइम के लिए ऑन होगी, कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड के लिए, देन ऑफ हो जाएगी। एस पल्स टाइमर यूज करके आपने ये काम करना है। तो किसी को कोई डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो, देन हम क्लास ओवर करते हैं। ओके, आई थिंक कोई डाउट नहीं है।